गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। और फ्रेंड्स, हमारी ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की सीरीज चल रही है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और इंग्लिश के ही पेपर में आप देखेंगे पार्ट थर्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एक सेक्शन है और उसके सब सेक्शंस आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट देर आर थ्री राइटर्स विथ देयर कंपोजिशंस। द फर्स्ट one is T.S. Eliot and the composition is The Wasteland. Second one is Harold Pinter and the composition is The Birthday Party. And the last one is the Indian writer Anita Desai with Cry the Peacock. डी सेक्शन आप देख पाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज है जो हमें पढ़ना है और इसका वीडियो जो है हम अलग से शूट करेंगे, अलग से इसको पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कंटिन्यू विथ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। एंड द फर्स्ट वन इज थॉमस स्टर्न एलियट, यानी टी.एस. एलियट के नाम से आप जानते हैं। शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं फ्रेंड्स। थॉमस स्टर्न एलियट was born in St. Louis, Missouri in Midwestern America on 26 September 1888 and he was a famous poet, playwright and critic. ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, आप सब जानते हैं। इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे कि कब जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था। सेकंड है, इनके फादर जो थे हेनरी वेर इलियट, ही वॉज सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और माँ जो थी इनकी शार्लोट स्टर्न, वो एक सोशल वर्कर थी, साथ ही साथ एक पोएट राइटर थी, यानी वो भी एक कवियत्री थी। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने अपनी पहली पोएम, देखिए, ही बिगिन टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज 14 ईयर्स ओल्ड। और ये जो था, ये इन्फ्लुएंस था बाय द राइटर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, रुबायत ऑफ ओमर खयाम। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली पोएट्री लिखी थी और ही हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम अ टेबल फॉर फिस्टर्स वाज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज। देखिए, इनके जो टैलेंट है पोएट्री का वो तब उभर के आया था जब वो लगभग 14 साल के थे। और उसके बाद उन्होंने स्कूल के लिए एक होमवर्क दिया था इन्हें, टू राइट अ पोएट्री। और उसी में उन्होंने एक टाइटल लिखी थी, एक पोएम लिखी थी जिसका टाइटल था अ टेबल फॉर फिस्टर्स। और बाद में यही पोएम को पब्लिश करवाया गया था स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में इन फरवरी 1905। तो इम्पोर्टेंट है, जो इनकी पहली पोएम थी टेबल फॉर फिस्टर। देखिए, ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरल थेसिस ऑन द फिलोसॉफी ऑफ E.H. ब्रेडले फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने E.H. ब्रेडले पे डॉक्टर की उपाधि लेने की स्टडी करी थी, उन्होंने PhD करी थी। बट इवेंचुअली वो इस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ले नहीं पाए, रिसीव नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है इलियट्स फर्स्ट मेजर पोएम। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो पॉसिबिलिटीज होती है कि एग्जाम में आते हैं। उनकी पहली मेजर पोएम है, वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। याद रखेंगे इसको। और फ्रेंड्स, इसके बारे में, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है वो भी आएगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1917, 1917 में ये पब्लिश हुई थी। और उस जो पोइट्री का कलेक्शन था जिसमें ये पब्लिश हुई थी उसका नाम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। और उनकी डेथ जो है वो 4 जनवरी 1965 में होती है लंदन में ही, और उन्हें विलेज ऑफ ईस्ट कॉकर इन समरसेट, वहाँ पे उनको दफनाया गया था। देखिए, फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन ऑफ पोएट्री प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ये हमने अभी डिस्कस किया था, 1970 में पब्लिश हुआ था। इम्पोर्टेंट है, दिस टाइटल वॉज टेकन फ्रॉम रूडियार्ड कीपलिंग्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल एक पोएम है रूडियार्ड कीपलिंग की। रूडियार्ड कीपलिंग को आप जानते हैं, जिन्होंने मोगली वाली जो कहानी है वो जंगल बुक लिखी है। और इन्हीं की एक पोएम थी द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। उन्हीं में से उसी को ये अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उस पोएम को क्या करते हैं, अपना नाम देते हैं उसमें से टाइटल को लेके, और उस पोएम का नाम रखा उन्होंने द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्दो द टाइटल ऑफ दिस पोएम रिफर्स टू लव सॉन्ग। इंपॉर्टेंट ये भी है कि पोएम को नाम जरूर दिया गया था लव सॉन्ग का, बट दिस वाज नॉट अ लव पोएम, it was anti-romantic poem and it's reflect प्रूफ्रॉक्स फेलर एज अ लवर। यानी वो प्यार में कामयाब नहीं होते हैं, ही वॉज फेल्ड इन लव, और उसी के स्टोरी जो है पूरी पोएम में दी गई है। ऑल दो नेम वॉज गिवन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। सॉरी। उसके बाद है इलियट सेड शेक्सपियर्स हैमलेट। आगे कुछ कोटेशंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में इनको पूछा जाता है। देखिए, एल्फ्रेड ने, T.S. एलियट ने विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट, उसको नाम दिया था मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। मोनालिसा आप जानते हैं, इट इज़ अ वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग
और यहाँ पे हैमलेट को उन्होंने मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा था। साथ ही साथ टी.एस. इलियट ने दो टर्म कॉइन किए थे, दो सिद्धांत दिए थे। फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड सेकंड वन इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। याद रख लेंगे फ्रेंड, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी जो है वो किससे संबंधित है और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को किसने क्वाइंट किया था। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटीज होती है आने की। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन्होंने कौन से अपने कंपोजिशन में यूज किया था। तो देखिए 13 पॉइंट, द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज कॉइंड इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट। और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को उन्होंने मेंशन किया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये दोनों ऐसे उन्होंने लिखे हैं टी.एस. इलियट ने, और दोनों ही को डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को यूज किया है मेटाफिजिकल पोएट में, याद रख लेंगे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को यूज किया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। आगे देखिए, फ्रेंच सिंबलिस्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहे हैं टी.एस. इलियट, और इलियट्स जर्नी ऑफ द मैगी टॉक्स अबाउट द पर्शियन किंग हु विजिटेड क्राइस्ट। ये पोएम है जर्नी ऑफ द मैगी, जिसमें थीम ये रहता है कि इन्होंने क्या किया था, एक राजा की कहानी लिखी थी, और वो राजा जो है जीसस क्राइस्ट से मिलने के लिए जाता है, और पोएम का नाम है जर्नी ऑफ द मैगी। नेक्स्ट पोएम है उनकी विस्पर्स ऑफ इमोर्टेलिटी। ये क्या बताती है, दिस कॉन्ट्रास्ट द यूनिफाइड सेंसिबिलिटी ऑफ वेबस्टर एंड डन विथ कॉन्टेम्पररी डिसोसिएशन ऑफ द इंटेलेक्ट्स एंड सेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, विस्पर्स ऑफ इमोर्टेलिटी। लास्ट वन इज इन हिज ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स टी.एस. इलियट सेड। उन्होंने जो ये ऐसे लिखा है मेटाफिजिकल पोएट, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को, उसमें उन्होंने कहा है थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट्स मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि टी.एस. इलियट ने जॉन डन के बारे में क्या कहा था, मेटाफिजिकल पोएट है वो। या फिर ये पूछा जाता है कि ये जो लाइन है, हु हैव सेड दिस लाइन अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी टी.एस. इलियट। चलिए, हमारे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में जो हमारी कंपोजिशन है, पोएम है द वेस्टलैंड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी समरी को देखते हैं। समरी के बाद में हम इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोएम जो है वो सेक्शन फर्स्ट से स्टार्ट होती है, और पहला जो सेक्शन है उसका नाम है द बरियल ऑफ द डेड। इसमें क्या होता है, नरेटर परहैप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलियट हिमसेल्फ। ये बताया गया है कि पोएम में जो नरेटर है, बोलने वाले जो वक्ता हैं, वो खुद टी.एस. इलियट है, और उन्होंने सीजन्स को डिस्कस किया है, जो ऋतु होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। लाइक स्प्रिंग्स ब्रिंग मेमोरीज एंड डिजायर्स। जो बसंत ऋतु है वो यादें और इच्छाएं साथ लेके आती हैं। और यहाँ पे आगे उन्होंने कहा है, उसके बाद जो नरेटर है उसकी यादें जो है वो म्यूनिक शहर में चली जाती हैं, और वहाँ से चाइल्डहुड स्लेड राइड्स से पॉसिबली रोमांस विथ हाइसिंथ गर्ल एंड द मेमोरीज ओनली गो सो फार। हाउ एवर द नरेटर इज नाउ सराउंडेड बाई डेजोलेट लैंड फुल ऑफ स्टोनी रबिस। सारी की सारी यादें जो है वो दोबारा से याद करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हालात ये हैं कि जो राइटर हैं या जो नरेटर हैं वो एक वीरान जगह पे रहते हैं, और वो ज़मीन जो है पूरी पथरीली है, बंजर है, सूखी है। उसके बाद उन्हें आगे ये बताया गया है कि ही रिमेंबर्स अ फॉर्चून टेलर मैडम सोस्ट्रिस। एक भविष्यवेता होती हैं जो दूसरों का भविष्य बताती हैं, मैडम सोस्ट्रिस। उनसे वो मिले थे, और उनकी बात याद आती है कि उन्होंने कहा था ही वॉज द ड्रोन्ड फोनेशियन सैलर। फोनेशियन यानी ये फिनेशिया के जो नागरिक होते हैं उन्हें फोनेशियन कहा जाता है, और वो बताती है कि तुम एक फिनिशियंस के डूबे हुए नाविक हो, एंड दैट ही शुड फियर डेथ बाय द वाटर। तो तुम्हें पानी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु जो है वो पानी से ही लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट ही फाइंड हिमसेल्फ ऑन लंदन ब्रिज सराउंडेड बाय क्राउड ऑफ पीपल। ही स्पॉट्स अ फ्रेंड ऑफ हिज फ्रॉम वॉर टाइम एंड कॉल्स आउट टू हिम। नेक्स्ट क्या होता है, अगले ही पल वो देखते हैं कि मैं एक लंदन वाले फेमस लंदन ब्रिज पे खड़ा हूँ, लोगों ने मुझे घेर रखा है। उसी भीड़ में मुझे पुराना अपना एक दोस्त याद आता है, दिखाई देता है, जो युद्ध के समय में मुझे मिला था, और मैं अपने दोस्त को पुकारता हूँ। नेक्स्ट हमारे सेक्शन 2 में गेम ऑफ चेस जिसको नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सेक्शन आप याद रख लेंगे, इनको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि
लिमिटेड सिलेबस है। टीएस इलियट का दो वेस्टलैंड पूछा है इसमें। वेस्टलैंड से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो डेफिनेटली वो सेक्शन से ज़रूर बनेंगे। देखिए सेकंड जो सेक्शन था गेम ऑफ चेस, इसमें क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द रीडर एब्रप्टली फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ लंदन टू गिल्डेड ड्राइंग रूम। सीधा लंदन की गलियों में से जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है इस पोएम को, कहाँ पहुँच जाता है, लंदन के एक सुसज्जित कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ पे which sits a rich jewel bedecked lady who complains about her nerves and wonders what to do। वहाँ पे एक बहुत ही सुसज्जित डेकोरेटेड महिला बैठी है और वो कंप्लेन करती है अपनी कुछ बीमारियों के बारे में, और उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके बाद ये बताया गया है कि द पोएम ड्रिफ्ट्स अगेन दिस टाइम टू अ पब एट क्लोजिंग टाइम इन विच टू कॉकनी वुमन गॉसिप। फिर वहाँ से पोएम जो है एक पब में जो क्लब होते हैं उनकी ओर वो बताती है। वहाँ पे दो कोकनी महिलाएं जो है शराब पीते हुए गॉसिप करती हैं। एंड विद इन फ्यू स्ट्रेंजर्स वी हैव मूव्ड फ्रॉम द अपर क्रस्ट ऑफ सोसाइटी टू द लंडन्स लो फैमिली। थोड़े ही पल में कविता जो है हमें पढ़ते पढ़ते वहाँ ले जाती है जहाँ लंदन की जो बिल्कुल लो लेवल के जो लोग रहते हैं, बिल्कुल निम्न स्तर के लोग रहते हैं, वो हमें वहाँ पहुँचा देती है, हायर सोसाइटी टू लो सोसाइटी। नेक्स्ट सेक्शन है इसका द सरमन, फायर सरमन। ये फ्रेंड्स संस्कृत वाले में जो डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम लगा था अभी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें फायर सरमन वाले में से क्वेश्चन पूछे थे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दिस ओपन्स विथ एन इमेज ऑफ रिवर। सबसे पहले जब ये सेक्शन स्टार्ट होता है तो रिवर का जो है वो इसमें चित्रण किया गया है, नदी का, और वहाँ पे नरेटर सिट्स ऑन द बैंक एंड म्यूजेस ऑन द डेप्लोरेबल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, राइटर जो है नदी के किनारे बैठे हैं और नदी के किनारे बैठे बैठे पूरी दुनिया की जो ये पैथेटिक, डेप्लोरेबल यानी बहुत ही दयनीय स्थिति है उसके बारे में वो चिंतन करते हैं। एज टायरेसियस, टायरेसियस कौन है फ्रेंड्स, ब्रैकेट में हमने हिंदी में थोड़ा इसको लिखा है, अपोलो का ये भविष्य वक्ता था और ये लोगों के दूरदर्शिता को या भविष्य को बताने के लिए जाना जाता था। तो टायरेसियस के लिए कहा गया कि ही सीज अ यंग कार्बोनिकुलर मैन होप इन टू बेड विथ ए लोनली फीमेल टाइपिस्ट। एक कार्बोनिकुलर व्यक्ति है और वो एक लेडी को जो टाइपिस्ट होती हैं उसको कमरे में लेके आता है। एंड ही वांटेड टू लव हर अग्रेसिवली, बहुत ही आक्रामक ढंग से उससे प्यार करना चाहता है और उसके बाद उसे वो वहीं पे बिना हिचकिचाए उसको उसी हालत में छोड़कर जाने को सोचता है। उसके बाद पोएम जो है फिर नदी के बारे में आती है, जहाँ नदी के किनारे कुछ कुंवारी लड़कियां जो होती हैं, अनमेरिड गर्ल्स जो होती हैं, वो रो रही हैं, दुख मना रही हैं, कुछ गीत गा रही हैं दुख भरे, और उन्हीं में से एक लड़की ऐसी है जो सेम इसी सिचुएशन से गुजर चुकी है, जो किसी की क्या बोल सकते हैं, धोखे का शिकार हो चुकी थी और वो इसी दृश्य को याद करते हुए रोए जा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डेथ बाय वाटर। देखिए डेथ बाय वाटर आपको याद होगा, जो फॉर्चून टेलर थी, तो वो फॉर्चून टेलर ने नरेटर को बताया था कि तुम एक फिनिशियन नाविक जैसे हो, डूबे हुए हो, तो तुम्हें पानी से बच के रहना चाहिए। तो इट डिस्क्राइब्स अ डेड फिनिशियन लेइंग इन द वाटर। वहाँ पे देखा गया कि एक फिनिशियन जो नाविक है वहाँ पानी में डूबा हुआ है। परहैप्स द सेम ड्रोन सेलर ऑफ हूम मैडम सोस्ट्रिस स्पॉक, शायद वही महिला है जिसके बारे, सॉरी वही नाविक है जिसके बारे में भविष्यवेता मैडम सोस्ट्रिस ने बताया था। नाउ द लास्ट सेक्शन, दैट व्हाट द थंडर सेड। थंडर इट मीन्स जो बिजली होती है आकाश की। इट शिफ्ट लोकल फ्रॉम सी टू रॉक्स एंड माउंटेन्स। ये वाला सेक्शन जो है लोगों को या रीडर्स को सीधा समुद्र से, नदी के किनारे से पहाड़ों और चट्टानों की ओर लेके जाता है। द नरेटर क्राइज फॉर रेन एंड इट्स फाइनली कम्स। जो वर्णन करने वाला है इस कविता को वो अक्सर रोता रहता है, वो उम्मीद करता है कि जल्दी ही बारिश आ जाए, एंड फाइनली बारिश आ जाती है। एंड द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। किस पोएम से ये लाइन ली गई है, तो डेफिनेटली और आंसर विल बी द वेस्टलैंड विच इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी द वेस्टलैंड की छोटी सी एक समरी, और जिसमें से पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है, व्हाट ईयर वाज द वेस्टलैंड पब्लिश्ड, डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आंसर होगा 1922।
इन विच सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड डज टायरेसियस अपीयर। देखिए अभी मैंने कहा था कि सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन यही से है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से जो आने की पूरी संभावना है, तो मैंने यहीं पे इनको डिस्कस करने के लिए लिखा हुआ है। देखिए टायरेसियस कौन से सेक्शन में अपीयर होता है? द फायर सरमन में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिगर ऑफ द फिशर किंग इन द वेस्टलैंड। फिशर किंग जो एक फिगर आती है, कैरेक्टर आते हैं वेस्टलैंड में, वो क्या इंपॉर्टेंस है उनकी? तो ही सिंबलाइजेज द लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड द डिक्लाइन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है हु इज मैडम सोस्ट्रिस इन द वेस्टलैंड। कौन है? अभी बताया था मैंने, सी वॉज अ फॉर्चून टेलर, क्लेयर वेंट, इट मीन्स द फॉर्चून टेलर। इन विच सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड डज द स्पीकर डिस्क्राइब अ क्राउड ऑफ पीपल क्रॉसिंग लंडन ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डिस्कस किया था कि नरेटर एक टाइम पे अपने आप को ये बताता है कि मैं लंदन ब्रिज पे खड़ा हूँ, लोगों ने मुझे घेर रखा है और मेरे युद्ध के समय का दोस्त मुझे वहाँ दिखाई देता है। तो कौन सा सेक्शन था वो? द बरियल ऑफ द डेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। सेक्शन 3 दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे, फिर आपको एक ऐसा सेक्शन दिया जाएगा जो नहीं है। तो देखिए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रोक, ये सेक्शन नहीं है एक्चुअली, ये टी.एस. इलियट की लिखी हुई एक पोएम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड। एक लाइन आती है इसमें जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं करी, कि अप्रैल जो है वो सबसे क्रूर महीना है। इस टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड से लिया गया है। क्यों कहा है ये? क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ये दर्द और पीड़ाओं को क्या करता है? दर्शाता है। और उसके बाद रीबर्थ एंड रीन्यूअल, जो हमारे दुख दर्द जो होते हैं वो बार बार उभर कर आते हैं, दोबारा जो है वो रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए अप्रैल को थोड़ा सा क्रूलेस्ट मंथ कहा गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड डज द स्पीकर डिस्क्राइब अ क्राउड ऑफ पीपल। ये हो गया है, हमारा ऊपर था, रिपीट हो गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड डज द स्पीकर डिस्क्राइब अ नाइटमेरिश विजन ऑफ ड्रोन्ड सेलर। जहाँ पे नदी में डूबने की बात आती है, किसकी? जो सेलर होता है, फिनिशियन सेलर, वो कौन सा सेक्शन है? डेथ बाय वाटर। देखिए आगे है, what is the meaning of the term objective correlative as used by T.S. Eliot in his essay Hamlet and his Problems and in the Westland। दोनों में यूज हुआ है फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? तो ये है एक लिटरेरी डिवाइस यूज टू इवोक इमोशंस इन द रीडर थ्रू सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। जो सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके माध्यम से रीडर में इमोशंस को इवोक करना है, जागृत करना है, और इसी प्रोसेस को या इसी थ्योरी को क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टी.एस. एलियट और उनकी लिखी हुई द वेस्टलैंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज उसकी समरी। सेकंड है इसी सिलेबस में हमारे स्कूल लेक्चरर के पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में हैरोल्ड पिंटर और उनकी कंपोजिशन है द बर्थडे पार्टी। देखिए हैरोल्ड पिंटर को पहले जानेंगे। 1930 में जन्म होता है, 2008 में ये डेथ हो जाती है इनकी। देखिए क्या है, ही वॉज अ नोबेल प्राइज विनिंग इंग्लिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर एज वेल एज डायरेक्टर एज वेल एज एक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोबेल प्राइज इन्हें मिला है तो डेफिनेटली हमारे सिलेबस में है ये। ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन हैकनी ईस्ट लंडन। वेरी इंपॉर्टेंट। 1956 he married Vivian Merchant but left her in 1975 and again married an author Lady Antonio Fraser in 1980। विवियन मर्चेंट से शादी होती है 1975 में, वो उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद दोबारा से एक लेखिका होती हैं लेडी एंटोनियो फ्रेशर, उनसे वो 1980 में शादी कर लेते हैं। हिज कैरियर as a playwright began with the production of The Room in 1957 which is Comedy of Menace। कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने एक प्ले राइट लिखा था, प्ले लिखा था द रूम इन 1957, और तभी से इन्हें लोग जानने लगे थे। उसके बाद इन्होंने सेकंड प्ले लिखा था बर्थडे पार्टी, दैट वाज क्लोज्ड आफ्टर 8 परफॉर्मेंस बट वाज रिव्यूड बाय क्रिटिक हैरोल्ड हॉब्सन। 8 इसके परफॉर्मेंस होते हैं, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हीं के आलोचक हैरोल्ड हॉब्सन ने उसको क्या किया था? रिव्यू किया था। The early work of Pinter are described by critics as comedy of menace। एक्चुअली जितने भी इनके प्ले हैं उन सभी को, जितने भी आलोचक थे, उन्होंने क्या कहा था? अ कॉमेडी ऑफ मीनेस कहा था। तो इट इज अप्लाइड टू पिंटर बाय द थिएट्रिक क्रिटिक इरविंग वर्डले। क्या था ये एक्चुअली
पिंटर के जितने भी कंपोजिशन है प्ले हैं उनको कहा जाता है, और ये किसने कहा था? थिएटर क्रिटिक थे एक, इरविंग वार्डले, उन्होंने इसे कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स कहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हैरोल्ड पिंटर के जितने भी ड्रामास थे या प्ले थे उनको किसने कहा था कि दीज आर द कॉमेडी मीनिंग्स? तो ये होंगे हमारे थिएटर क्रिटिक इरविंग वार्डले। ओके, नेक्स्ट है द लेटर प्ले एज नो मैंस लैंड एंड बेट्रियल बिकम नोन एज मेमोरी प्लेज। इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। दो इनके प्ले हैं, 1975 का नो मैंस लैंड एज वेल एज 1978 का बेट्रियल, दोनों को मेमोरी प्लेज कहा जाता है। फाइनली उनके कंपोजिशंस के लिए 2005 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के लिए, एंड ही आल्सो गॉट फ्रेंच लेजेंड डी ऑनर इन 2007। He continued to act on stage and screen at the last performing title role of Samuel Beckett's one-act monologue Crab's Last Tape in 2006। एक्चुअली ये एक्टर भी थे तो एक्टिंग करते थे, तो लास्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी सैमुअल बकेट के मोनोलॉग में जिसका टाइटल था क्रैब्स लास्ट टेप, 2006 की बातें हैं ये। देन ही डाइड फ्रॉम लीवर कैंसर इन 2008। कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स क्या होती है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले थे। कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स, it denotes a kind of play in which the character feels threatened by some overpowering and frightening force। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो भयभीत रहते हैं एक ऐसी शक्ति से जो बहुत ताकतवर होती है और वो उससे डरते हैं। एंड दिस फियर एंड मीनेस बिकम अ सोर्स ऑफ कॉमेडी, और यही जो डर होता है ये क्या हो जाता है फिर उसमें कॉमेडी क्रिएट करता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स। और ये इट वाज कॉइंड बाय इरविंग वार्डले, ये हमने डिस्कस किया था अभी, जो ये थिएटर क्रिटिक थे उन्होंने इसी टर्म को कॉइन किया था। पिंटर रोट स्क्रीन प्लेज, पिंटर ने क्या किया है? कुछ स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं, लाइक द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन। फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन नाम से इन्होंने एक स्क्रीन प्ले लिखा था। उसके बाद द लास्ट टाइकून एंड द लास्ट वन इज द हैंडमेड्स टेल। द रूम जो इन्होंने लिखा है प्ले रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये कॉमेडी मीनिंग्स क्या होती है। फाइनली इन 1960s ही बिकम अ की फिगर इन द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है हैरोल्ड पिंटर के साथ में। इसमें इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं इसमें एब्सर्डिज्म यानी कुछ भद्दापन इसको बोल सकते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें जो है वो प्ले में यूज की जाती हैं, तो ये हैरोल्ड पिंटर से जुड़ा हुआ है। देखिए इनकी जो कंपोजिशन हमारे सिलेबस में है लेक्चरर वाले में, बर्थडे पार्टी है 1957 में लिखी हुई है, एंड इट वाज द सेकंड फुल लेंथ प्ले ऑफ पिंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज वेल एज इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले, 3 एक्ट का प्ले है ये। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले वॉज क्लोज ओनली आफ्टर 8 परफॉर्मेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। बाद में इसने क्या किया था, इनके जो क्रिटिक होते हैं हैरोल्ड हॉब्सन्स ने उसको रिव्यू किया और द स्क्रीन टर्न्स अगेन से इसको दोबारा से चालू किया था। द बर्थडे पार्टी इज अबाउट स्टैनले वेबर, किसके बारे में है? स्टैनले वेबर के बारे में है ये। इन एस्टवाइल पियानो प्लेयर इन 30 साल का एक व्यक्ति है और वो पियानो बजाता है। ही लिव्स इन अ रन डाउन बोर्डिंग हाउस रन बाय मैग एंड पैटी बॉल्स। 2 पति पत्नी होते हैं, मैग महिला होती है, पैटी जो है उसका पति है, दोनों एक बोर्डिंग हाउस चलाते हैं। बोर्डिंग हाउस आप जानते हैं किराए पे लोगों को घर देना, पेइंग गेस्ट टाइप का होता है, और ये कहाँ पे है? इंग्लिश सी साइड टाउन, प्रोबेबली ऑन द साउथ कोस्ट, नो नॉट टू फार फ्रॉम लंदन, लंदन के आसपास ही है कहीं पे साउथ कोस्ट में। द टू sinister strangers गोल्डबर्ग एंड मैकन who arrives supposedly on his birthday, लुलू is also character, इसमें लुलू भी एक कैरेक्टर होती है। 2 लड़के 2 व्यक्ति गोल्डबर्ग और मैकन जो है वो वहाँ पे आते हैं ये मानते हुए कि आज शायद जो पियानो वादक होता है स्टैनले उसका बर्थडे है। स्टैनले गेट्स अ टॉय ड्रम एज ए गिफ्ट ऑफ हिज बर्थडे, उसे गिफ्ट के तौर पे एक ड्रम दिया जाता है। द इनोक्सियस बर्थडे पार्टी ऑफ स्टैनले ऑर्गेनाइज बाय मैक टर्न इनटू नाइटमेयर, उसके बाद थोड़ी स्थिति जो है वो भयावह होती है, डरावनी होती है और डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, इसीलिए शायद इसे भी कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स कहा जाता है। देखिए आगे देखते हैं इसको। बर्थडे पार्टी इज द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले बाय ब्रिटिश राइटर हैरोल्ड पिंटर एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द आर्ट थिएटर इन कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स क्योंकि ये सिलेबस में है और क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेंगे। तो सबसे पहले बर्थडे पार्टी प्ले को कहाँ प्रेजेंट किया गया था, परफॉर्म किया गया था? तो इट वाज परफॉर्म्ड इन द आर्ट्स थिएटर इन कैम्ब्रिज इंग्लैंड इन 1958 एंड पब्लिश्ड द फॉलोइंग ईयर, उसी साल इसको
पब्लिश भी करवाया गया था। इनिशियली अ कमर्शियल फेलर, ड्यूरिंग इट्स लंदन रन द प्ले हैज सिंस गेन रिकग्निशन एज अ वन ऑफ पिंटर्स मोस्ट फेमस वर्क। बहुत पॉपुलर होता है, लोग इसे जानते हैं, इसको लोग जो है इसको पसंद भी करते हैं। ऑफन क्लासिफाइड एज कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। द बर्थडे पार्टी ब्लेंड्स डार्क ह्यूमर विथ एटमॉस्फेयर ऑफ पैरोनिया एंड अनईज। एक्चुअली इसमें क्या होता है, डर का माहौल तो होता ही होता है, साथ ही साथ कॉमेडी होती है, कुछ इसमें मोह होता है, अटैचमेंट होता है, साथ ही साथ कुछ बेचैनी रहती है। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ की एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये भी हमने डिस्कस किया था। देखिए थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, एक्चुअली अ मोमेंट वेयर कैरेक्टर्स नेविगेट अ सेंसलेस, भद्दापन जो मैंने अभी डिस्कस किया था, फालतू की बकवास होती है इसमें, एंड दे आर डिसओरिएंटेड, बिना किसी तुक के, बिना किसी क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ भी उसमें सेंस नहीं होता है। दे आर लाइक एमलेस, मच लाइक इन द की वर्क्स ऑफ सैमुअल बकेट एंड यूइन आइनेस्को। कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स हमने देख लिया है, उसको डिस्कस कर लिया था। देखिए बर्थडे पार्टी के कैरेक्टर हैं पैटी, मैंने बताया था अभी, ऑनर है वो, साथ ही साथ मैग उसकी वाइफ है, वो भी ऑनर है, दोनों 60 साल के हैं। स्टैनले कौन है, पियानो वादक है जिसको कहीं काम नहीं मिला हुआ है, और वो मैग और पैटी के बोर्डिंग हाउस में किराए पे रहता है, बिल्कुल अकेला है, कोई उसे जानने फिरने वाला नहीं है, कोई उसका रिश्तेदार नहीं है। लुलू कौन है, एक लड़की है 20 साल की, और उस लड़की को एज अ गर्ल इन हर 20s बताया गया है। सी इज़ अ नेबर हु फर्स्ट शो अप कैरिंग स्टैनलेज बर्थडे गिफ्ट। और वो कौन है, एक्चुअली वो पहली लड़की है जो स्टैनले के लिए गिफ्ट लेके आती है, द टॉय ड्रम, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी टॉय ड्रम लेके आती है उसके लिए। उसके बाद साथ ही साथ में उसके लिए ड्रम स्टिक लेके आती है ताकि उसे बजाया जा सके। गोल्डबर्ग कौन होता है, एक व्यक्ति है, वहीं पड़ोस में रहता है, साथ ही साथ में मैकन भी है, एक और व्यक्ति है जो वहाँ पे रहता है, दोनों जो है बर्थडे पार्टी में आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्ट में, इस प्ले में एक गेम खेला जाता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गेम। तो फ्रेंड्स जरूर याद रखिए, द गेम वाज ब्लाइंड मैंस बफ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। ब्लाइंड मैंस बफ वाज द गेम विच वाज प्लेड इन द बर्थडे पार्टी। ओके, द ड्रम जो है, ड्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो क्या है ये इट वाज गिवन टू स्टैनले बाय मैग ऑन बर्थडे, एंड दिस इज द क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर फॉरनेस फॉर ऑर्डर। देखिए प्लॉट का रिव्यू जो है वो उनका बोर्डिंग हाउस है जहाँ पे दोनों रहते हैं, मैग और पैटी, और साथ ही साथ उनके साथ में जो किराएदार है वो कौन है, स्टैनले है, वो रहता है वहाँ पे। उसके बाद पॉइंट ऑफ द बर्थडे पार्टी क्या है, द मेन थीम ऑफ द बर्थडे पार्टी इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ केओस इनटू द कन्वेंशन एंड रूटीन ऑफ एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में हमारा जो डेली टू डेली लाइफ होती है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या केओस होता है, क्या भगदड़ होती है, कैसे डरावनी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, ये सारा का सारा इसका थीम होता है। पैटी एंड मैगीज लाइफ इज बोरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। शुरू में जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो दोनों जो ऑनर होते हैं बोर्डिंग हाउस के, पैटी और मैगी, बताया जाता है कि उनकी लाइफ जो है बहुत बोरिंग होती है। देन इवन कंसिडरिंग मैक्स स्ट्रेंज रिलेशन विथ स्टैनले, इसमें यह भी बताया गया था कि जो किराएदार रहता है स्टैनले, वो मैग के साथ कुछ उसके संबंध है, उसके स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। तो इस तरह से इसको थीम जो है बर्थडे पार्टी की रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने आपको बताए हैं अभी, इसके कैरेक्टर से पूछा जा सकता है, जो गेम है इसका वो पूछा जा सकता है, ड्रम का सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रम किसने दिया था, क्यों दिया था, साथ ही साथ में बर्थडे किसका होता है, और विच टाइप ऑफ दिस प्ले इज, सो दिस इज द प्ले इन कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स। चलिए इस सेक्शन के लास्ट हमारे राइटर हैं, इंडियन राइटर है अनीता देसाई, और उनकी कंपोजिशन है क्राई द पीकॉक। नोवेल है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इनको हम देखते हैं हमारे सिलेबस में किस तरह से ये हमारे हमारे काम आ सकता है, हमारे मार्क्स को बढ़ाने के लिए और हमारा सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। अनीता मजूमदार देसाई पूरा नाम है इनका, एंड सी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज बट डिडेंट गेट। कई बार इनको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, हालांकि मिल नहीं पाया, दैट वाज अनफेयर। She was awarded with साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नॉवेल फायर एंड माउंटेन। इंपॉर्टेंट है, अगर अनीता देसाई से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली पूछा जाएगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें किस नॉवेल के लिए मिला था, तो दैट वाज फायर एंड माउंटेन। सी वॉज बोर्न इन मसूरी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। जर्मन मदर थी टोनी नाइम, एंड बंगाली फादर थे डी एन मजूमदार, दैट्स वाई
हर नेम इज अनीता मजुमदार। शादी उन्होंने की तो उनका नाम हो गया अनीता मजुमदार देसाई। हर हस्बैंड अश्विन देसाई, यही बात हम कर रहे थे अभी, हैज़ रिटन अ बुक, उनके हस्बैंड ने भी एक बुक लिखी है, बिटवीन इटर्निटीज आइडियाज ऑन लाइफ एंड द कॉस्मोस। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल क्राई द पिकॉक इन 1963। ये इनका पहला ही नॉवेल है जो हमारे सिलेबस में है। 1963 में इसे पब्लिश करवाया गया था। शी कंसिडर्स क्लियर लाइट ऑफ द डे इन 1986। उसके बाद अपनी एक आत्मकथा उन्होंने लिखी थी 1986 में, जिसको नाम दिया था इन्होंने क्लियर लाइट ऑफ द डे। 1984 में क्या होता है, इन कस्टडी वो लिखती है, और इट वॉज अबाउट एन उर्दू पोएट इन हिज डिक्लाइनिंग डेज। एक उर्दू कवि की जीवनी होती है, एक उसकी कहानी होती है जिसके पतन के दिन चल रहे होते हैं। एंड हर नोवेल द जिग जैग वे इज सेट इन 20th सेंचुरी मैक्सिको, अपियर्ड इन 2004। उनका जिग जैग वे एक नॉवेल है, 20वीं शताब्दी में ये पब्लिश होता है, मैक्सिको का उसका सेटिंग होती है। एंड द लेटेस्ट वन कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, ये 2011 में पब्लिश हुआ था। देखिए, सी हैज रिटन 10 novels, many short stories, her collection of stories for children, The Peacock Garden, Cat on a Houseboat and Village by the Sea। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के लिए हैं, बच्चों से जुड़ी हुई थी, तो सारी कंपोजिशन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपका फर्स्ट नॉवेल रहेगा, दैट इज क्राई द पिकॉक। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला है, फायर एंड माउंटेन के लिए मिला है। द जिग जिग वे, क्योंकि ये फॉरेन की सेटिंग है तो पूछा जा सकता है कहाँ की है, तो मैक्सिको की है। कस्टडी जो है उसकी थीम क्या है, नॉवेल है, एज वेल एज उसकी थीम है एक उर्दू पोएट के पतन के दिन। चलिए, समरी फॉर द ऑफ क्राई द पिकॉक देखते हैं। The novel Cry the Peacock is written by famous Indian woman author Kiran Desai, and it was originally published Anita Desai. Uh, अनीता देसाई है फ्रेंड्स, मिसप्रिंट हो गया है ये, सी वॉज अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ है ये। देखिए, तो ये फेमस इंडियन राइटर हैं अनीता देसाई, इन्होंने लिखा था 1963 में, ये उनका फर्स्ट नॉवेल है। एंड इट वाज अवार्डेड विथ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1963। ये याद रहेगा, 1963 में इसके लिए क्या मिल चुका है इनको, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है फ्रेंड्स। अनीता देसाईज क्राई द पीकॉक रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल नेम्ड माया। क्या कहानी है इसकी, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। माया नाम की एक लड़की होती है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। वो डॉटर है राय साहब की, एक व्यक्ति हैं जो लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, उनकी बेटी है माया। माया बिलोंग्स टू सुपर रिच फैमिली, डेफिनेटली एडवोकेट हैं लखनऊ के, बहुत महान, बहुत ही फेमस, तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं वो। सी हैज़ वन ब्रदर नेम्ड अर्जुन, एक भाई है उसका जिसका नाम है अर्जुन, एंड हु इज़ लिविंग इन अमेरिका टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए अर्जुन जो है वो अमेरिका गया हुआ है। माया इज लविंग डॉटर ऑफ राय साहब, डेफिनेटली बहुत प्यारी बेटी रहती है राय साहब की वो। ही स्पेंड्स ऑल हिज क्वालिटी टाइम विथ हिज कैरिंग डॉटर। जो राय साहब है अपना जितना भी समय होता है अपनी बेटी के साथ में वो गुजारते हैं। ही ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल हर डॉटर्स विशेस नो मैटर व्हाट इट इज एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज डॉटर। अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने का काम राय साहब का होता है, चाहे वो कुछ भी हो। द मदर ऑफ माया डाइड अ लॉन्ग टाइम एगो। कहानी में थोड़ा सा चेंज ये होता है कि राय साहब की वाइफ नहीं है, यानी माया की माँ नहीं है, बहुत सालों पहले मर चुकी थी। सिंस देन हर फादर इज एवरीथिंग फॉर हर एज ही हैज़ टेकन केयर ऑफ लाइक अ मदर। तो राय साहब ने मम्मी के जैसे उसको बेटी को पाला है, माया को पाला है, तो इसीलिए माया के लिए जो भी है सब कुछ माँ बाप वो राय साहब ही हैं। नाउ द स्टोरी फीचर्स न्यू कैरेक्टर नेम गौतम। नए कैरेक्टर कहानी में ट्विस्ट लेते हुए आते हैं जिनका नाम होता है गौतम, अ गुड एंड वेरी लॉयल फ्रेंड ऑफ मायाज फादर हु समटाइम्स बिहेव लाइक एन एरोगेंट पर्सन। गौतम एक्चुअली है कौन, राय साहब के दोस्त हैं, और डेफिनेटली राय साहब के दोस्त हैं, तो राइटर ये बताते हैं कि अनीता देसाई ये बताती हैं कि वो थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा घमंडी टाइप का है। एंड द थिंकिंग ऑफ माया एंड गौतम इज वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑफ ए ह्यूज डिफरेंस इन दियर एज। अब माया की उम्र जो है वो कम है और गौतम की उम्र जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो राय साहब के दोस्त है, तो दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट स्टिल मायाज फादर मैरिड हर टू गौतम। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, माया के पापा ने राय साहब ने
गौतम के साथ अपनी बेटी माया की शादी कर दी। Gotham is a spiritual person, whereas Maya is a materialistic woman and he failed to satisfy her in bed as he is very older for Maya. एक्चुअली क्या होता है, गौतम की शादी होने के बाद में माया के साथ दोनों के विचार नहीं मिलते। जहाँ गौतम आध्यात्मिक होता है, वहीं माया जो है आज के युग में जीने वाली लड़की होती है। साथ ही साथ उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि माया और गौतम के एज में काफ़ी डिफरेंस है। Before marriage, Maya used to be very happy and a passionate woman, but after marriage, her life is like hell because Gautam neither take care of her nor give her proper attention. अब यहाँ ये बताया गया कि माया की जो ज़िंदगी है शादी से पहले बहुत खुशहाल थी, बहुत ही जोशीली थी, लेकिन जैसे ही गौतम के साथ शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो नर्क जैसी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे गौतम जो है वो माया का ध्यान नहीं रखता है, ना ही उसे प्यार करता है, ना ही उसको ज़्यादा ध्यान देता है। द स्टोरी नाउ इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर एज अ मदर एंड सिस्टर ऑफ गौतम। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। गौतम की दो कैरेक्टर आते हैं गौतम के लिए, माँ और उनकी बहन आती हैं, who visit their home once in a week or sometimes once in a month, and whenever they visit Maya's home she gets some relief from her loneliness and sadness. जब भी गौतम की माँ और बहन उनके घर पे आती है, कभी महीने में एक बार, कभी महीने में दो बार, या कभी 2 महीने में एक बार, तो माया को उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उसका जो अकेलापन है, जो उसका दुख है, उससे थोड़ी सी उसको छूट मिल जाती थी, छुटकारा मिलता था। Now the problem occurs when the pet dog of Maya named Toto died, which makes her completely gloomy. But for Gotham, it's not a big deal because he believes it's just a dog which he can easily replace with another pet dog. टोटो जो होता है वो माया का पेट डॉग होता है, वो मर जाता है, बड़ी दुखी रहती है, बड़ी चिंतित रहती है। गौतम के लिए सामान्य रूप से बस एक कुत्ता है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और वो चाहे तो दूसरा कुत्ता लाकर उसकी कमी पूरी कर सकती थी। नाउ एज द स्टोरी मूव फॉरवर्ड, we learn that Maya goes into depression and she wants someone who can take care of her and give her full attention. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, माया जो है ये माया के बारे में बताया गया कि माया डिप्रेशन में चली जाती है। माया चाहती है कि कोई उसके साथ ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी देखभाल करे, उसको चाहे या उसको पूरा अटेंशन दे। लाइक एवरी गर्ल, माया हैड ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर हस्बैंड, बट ऑल हर ड्रीम्स डाइड विद गौतम। हर एक लड़की का सपना होता है कि अपने पति को लेके कि उसके सारे सपने पूरे करे, उसकी कुछ उम्मीदें होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब गौतम की शादी होती है माया के साथ, तभी माया की सारी उम्मीदें, सारे सपने जो है वो मर जाते हैं। Who does not care for her, neither give her pleasure in bed, which is basic need of every married woman. ना ही वो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो खुशहाल हो पाती है, क्योंकि एज का काफ़ी डिफरेंस होता है। एज द सीजन ऑफ मानसून कम्स एवरी सिंगल पिकॉक क्राई। अब थीम जो है वो ये है कि जब जब मानसून आता है तो आपने देखा होगा पिकॉक जो होते हैं वो अक्सर जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। एंड डांस इन रेन टू अट्रैक्ट मेल पिकॉक। और जो मेल पिकॉक होता है वो उसको क्या करती है मोरनी, अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंखों को खोलती है, यानी वो नाचने लगती है। सो वेन एवर माया सा एनी पिकॉक डांसिंग, सी सा हरसेल्फ इन सिचुएशन ऑफ पिकॉक हु इज क्रेविंग फॉर हर पार्टनर। तो जब जब कोई मोरनी मानसून में नाचती है, मोर को रिझाने की कोशिश करती है, तब माया को यह लगता है कि वो मोरनी कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ जिसे एक पार्टनर की तलाश है। द ऑथर बिलीव्स ओनली वुमन कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर वुमन। लेखक का यह भी मानना है, अनीता देसाई का, कि एक महिला ही दूसरी महिला का दुख समझ सकती है। बट मायाज मदर डाइड अ लॉन्ग टाइम एगो, सो शी हैज नो वन टू शेयर हर पेनफुल स्टोरीज विच शी कांट शेयर विद हर फादर। अब प्रॉब्लम यह थी कि माया की माँ पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, तो उसका दुख समझने के लिए कोई भी नहीं था, और जो कुछ वो शेयर करना चाहती थी वो अपने पापा के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। नाउ शी वॉन्ट समवन हु कैन टेक केयर ऑफ हर, समवन विथ whom शी कैन शेयर ऑल हर पेन एंड अदर स्टोरीज। कोई ऐसा तो हो जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करे, सब कुछ बताए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे फीलिंग्स हो, सारी की सारी चीज़ें। नाउ द स्टोरी जम्प्स टू अ पास्ट लाइफ ऑफ माया। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये भी आता है कि माया की जो बीती हुई जिंदगी थी उसके बारे में कहानी बताई जाती है। बिफोर मैरिज शी गोज टू एन एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्टेड दैट आफ्टर 4 years ऑफ हर मैरिज वन मेंबर फ्रॉम हर फैमिली विल डाई बिकॉज ऑफ which Maya is very unhappy, and she believes that she will die after 4 years of marriage. एक ज्योतिषी के पास जाती है माया, और माया को ज्योतिषी ये भविष्यवाणी देते हुए बताते हुए कहता है कि तुम्हारे घर में
शादी होने के बाद में, शादी के 4 साल बाद में तुम्हारे घर में एक व्यक्ति जो है वो मर जाएगा। और जैसे ही मतलब जैसे ही मरेगा, जो व्यक्ति मरने वाला है वो इसलिए मरेगा क्योंकि तुम दुखी हो। तुम ज़्यादा दुखी रहोगी तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो ज़रूर मर जाएगा। नाउ द स्टोरी जम्प्स टू प्रेजेंट। अब माया कहानी जो है वापस वर्तमान में आती है। माया छत पे जाती है, अपने हस्बैंड को भी छत पे बुलाती है। द टॉक फॉर अ वाइल बट सडनली सी पुशेस गौतम। थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ की बात करते हैं और माया ने अचानक से गौतम को छत पे से धक्का दे दिया। छत पे से गिरने से गौतम की डेथ हो जाती है। एंड सी फ्रीड हरसेल्फ फ्रॉम एरोगेंट हस्बैंड। इस प्रकार से माया ने अपने उस घमंडी पति से पीछा छुड़ा लिया जो उसके लिए किसी भी प्रकार से सुटेबल नहीं था। आफ्टरवर्ड्स द मदर एंड सिस्टर ऑफ लेट गौतम कम्स। उसके बाद उस मरे हुए गौतम की माँ और बहनें आती हैं एंड दे सेंड माया टू हर फादर्स होम। उसके बाद क्या होता है, माया को दोनों, जो गौतम की मम्मी और जो बहन होती हैं वो माया को अपने पापा के घर में भेज देते हैं। एंड दिस टाइप द नोवेल एंड्स विथ माया हुज फादर सेंड हर टू मेंटल हॉस्पिटल फॉर हर मेंटल हेल्थ केयर। वहाँ पे माया के पापा को लगता है कि माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो उसे वहाँ पे क्या करता है, मेंटल हॉस्पिटल में थोड़ा सा इलाज के लिए भेज देता है। तो ये कहानी थी फ्रेंड्स अनीता देसाई के क्राई द पिको की। आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होती है। देखिए, अनीता देसाई वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। अभी मैंने बताया था आपको कि बनेगा, डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स का है। तो फायर ऑन द माउंटेन के लिए ये मिला हुआ है 1978 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड। हु बिलीव्ड इन क्राई द पिकॉक दैट लव इज विदाउट एम्बिशन विदाउट एनी डिजायर। कौन मानता है क्राई द पिकॉक में कि प्यार जो है बिना किसी लक्ष्य बिना किसी इच्छा का होता है? तो गौतम ही मानता है ये बात। व्हाट इज द नेम ऑफ मायाज पेट डॉग? डेफिनेटली टोटो होता है वो। दिस इज द आंसर। वो कौन होता है? टोटो होता है। हु डाइड ऑफ ट्रेजिक डेथ इन क्राई द पिकॉक। किसकी मौत हो जाती है बहुत दुख दर्दनाक? तो गौतम होता है, वो धक्का मार देती है माया उसको। व्हाट इज द गौतम सिस्टर्स नेम? हालांकि हमने यहाँ ऊपर डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप नोवेल को डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें लीला नाम होता है गौतम की बहन का। विच पार्ट ऑफ क्राई द पिकॉक इज डिवाइडेड इंटू 7 चैप्टर। सेकंड पार्ट जो है आप पढ़ेंगे इसको डिटेल से क्राई द पिकॉक को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 7 चैप्टर्स में बटा हुआ है। विच पार्ट ऑफ नॉवेल इज कंसिडर्ड टू बी द जिस्ट ऑफ नॉवेल। आखिर इस नॉवेल का जो सार है, सारांश है, वो कौन से पार्ट में आता है? तो सेकंड पार्ट में हमें पता चल जाता है। विच पार्ट ऑफ द क्राई द पिकॉक आर नरेटेड इन द थर्ड पर्सन नरेशन। एक ऐसा लगता है जैसे ये कहानी कोई सुना रहा है हमें, तो ये कौन से पार्ट में होता है? फर्स्ट और थर्ड में होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ मायाज डॉटर इन लॉ। माया की जो डॉटर इन लॉ होती है उसका क्या नाम है? नीला ही है ये इसका नाम। अनीता देसाई वॉज बोर्न इन 1937 में उनका जन्म हुआ है। क्राई द पिकॉक इज अ नोवेल। नोवेल है फ्रेंड। गौतम कौन था? लॉयर ही था वो भी एक, और राय साहब के साथ में फ्रेंडशिप थी उनकी। हु इज द इमेज ऑफ अटैचमेंट इन क्राई द पिकॉक। कौन है इसमें क्राई द पिकॉक में अटैचमेंट की इमेज? तो माया ही है मेन कैरेक्टर। डिटैचमेंट की कौन है? तो गौतम है। हु इज डिस्क्राइब द पैसेंस ऑफ फादर्स फिक्सेशन इन क्राई द पिकॉक। हु इज डिस्क्राइब्ड एज पेसेंट ऑफ फादर फिक्सेशन इन क्राई द पिकॉक। किसे कहा गया है पेसेंट ऑफ फादर फिक्सेशन? तो वो डेफिनेटली कौन है? माया है। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो हम अभी दूसरे वीडियो में लेके आने वाले हैं। हमने यहाँ पे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वाले पार्ट थर्ड के जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था उसमें टी.एस. इलियट, हेरोल्ड पिंटर और अनीता देसाई, 3 राइटर जो हैं वो दिए हुए हैं। तीनों की कंपोजिशन दी हुई है। वेस्टलैंड पोएम है, बर्थडे पार्टी जो है वो पोएम है, और क्राई द वेस्टलैंड जो है वो प्ले है। क्राई द पिकॉक द बर्थडे पार्टी इज अ पोएम एंड द क्राई द पिकॉक इज अ नोवेल। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रेंड्स देखेंगे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। तो हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए हम और वीडियो लेके आने वाले हैं स्कूल लेक्चरर के। साथ ही साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी आई है तो उसके वीडियो भी आने वाले हैं। साथ ही साथ नवोदय और केवीएस में, साथ ही साथ DSSB में भी टीजीटी और पीजीडीज के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। किस तरह से वहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, किस तरह की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सभी कुछ हम वीडियो प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।